हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिव्या पाल आप लोग फूड माइक्रोबायोलॉजी पेपर 7 पढ़ाऊंगी। मैं आप लोग यूनिट 3 और यूनिट 4 पढ़ाऊंगी। यूनिट 3 में है पब्लिक हेल्थ हजार्ड्स ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड, फूड बोर्न इन्फेक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन, सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन, मेथड ऑफ प्रिवेंशन। चलिए हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं। सूक्ष्म जीव या जीवाणु का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी होती है। सूक्ष्म जीव विज्ञान जैव विज्ञान की वह शाखा है जिससे अंतर्गत सूक्ष्म जीव या जीवाणु माइक्रोब्स का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोब्स शब्द जो होता है फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूक्ष्मदर्शी जीवित पदार्थ, माइक्रोस्कोपिक लिविंग थिंग्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव या जीवाणु ये सजीव और निर्जीव दोनों ही होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये एक कोषीय या बहुकोषीय जिन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ये वायु, जल, भूमि, मृत या जीवित पौधों या प्राणियों तथा मृत प्राथमिक पदार्थों में पाए जाते हैं। हमारे वातावरण में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उन्हीं को वर्गीकृत किया गया है। जीवाणु, विषाणु, ईस्ट, मोल्ड, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि के रूप में बांटा गया है। इनका अध्ययन निम्नलिखित विज्ञान के अंतर्गत आता है, जैसे जीवाणु विज्ञान हुआ जिसमें जीवाणुओं का अध्ययन होता है। प्रोटोजोलॉजी, प्रोटोजोआ का अध्ययन। कवक विज्ञान, ईस्ट मोल्ड का अध्ययन। और फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन। अब बात करते हैं फूड कंटामिनेशन क्या होता है। खाद्य संदूषण, भोज्य संदूषण किसे कहते हैं? जब खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रूप से संभाला या पकाया नहीं जाता है तो रोग पैदा करने वाले जीव जैसे बैक्टीरिया, परजीवी, वायरस और भोजन को खराब या दूषित कर देते हैं। ये सूक्ष्म जीव भोजन में विषाक्त पदार्थों का भी उत्पादन करते हैं। इनका क्या रीजन है? अनुचित भंडारण, जब हम भोजन तो मतलब सही ढंग से स्टोर नहीं करते हैं, भंडारण उसका सही तरीके से नहीं करते हैं। भोजन की तैयारी और रखरखाव, जब हम भोजन बनाते हैं उस समय हम साफ सफाई नहीं रखते हैं, सब्जियों को नहीं धोते हैं और स्टोर मतलब अनाज, गेहूँ, चावल आदि तो स्टोर करते नहीं रहते हैं। गंदे बर्तनों का उपयोग, साफ बर्तनों का हम उपयोग नहीं करते। और मक्खियों, कीड़े, फफूंद द्वारा संदूषण भी होता है, जिससे संदूषण का भी कारण बनता है। हम भोजन तो ढककर नहीं रहते, जिससे कि उस पर मक्खियाँ बैठती हैं और कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हजार्ड्स। इसमें 3 तरह के होते हैं: बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल। बायोलॉजिकल में क्या है? जीवित जीवों द्वारा कैसे? जैविक संदूषण खाद्य विषाक्तता के साथ साथ भोजन के खराब होने के सामान्य कारणों में से एक है। अन्य जीवित जीवों द्वारा खाद्य पदार्थों के संदूषण तो जो जीवित सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा संदूषित भोज्य पदार्थों तो के द्वारा जो संदूषण होता है उसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंटामिनेशन, जैविक संदूषण। ये जीवित जीव क्या हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पेस्टिसाइड्स और बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स। ये खाद्य संदूषण के रूप में जाना जाता है। जैविक संदूषण के दौरान हानिकारक बैक्टीरिया उन पदार्थों पर फैलते हैं, उन पर बैठते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि एक जीवाणु अगर भोज्य पदार्थ में एक जीवाणु भी उपस्थित हो जाए तो उससे पूरा भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है। और उस जीवाणु को अगर अनुकूल परिस्थितियां मिल जाए अपनी वृद्धि करने के लिए तो वो तेजी से वृद्धि करता है।
मनुष्यों के लिए बहुत ही ये हानिकारक होता है। भोज्य पदार्थों का सेवन, संदूषित भोज्य पदार्थों का सेवन बहुत ही हानिकारक होता है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, धूल, कच्चा मांस, हवा, मानव शरीर, पालतू जानवर और जो रसोई में इस्तेमाल किए जा रहे साफ सफाई के लिए जो कपड़े होते हैं उसमें पाए जाते हैं। दूसरा है केमिकल, रासायनिक संदूषण, केमिकल कंटामिनेशन, रासायनिक संदूषण। इसमें क्या है कि रासायनिक संदूषण खाद्य संदूषण के गंभीर स्रोतों में से माना जाता है। इन दूषित पदार्थों से जो खाद्य फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। फल सब्जियों में जो पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है, फल सब्जियों अनाजों में जो पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो इसका मुख्य सोर्स होता है केमिकल कंटामिनेशन, रासायनिक संदूषण का। इसके अलावा रसोई की साफ सफाई करने वाले जो डिटर्जेंट होते हैं, एजेंट होते हैं और गैर सुरक्षित जो प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक, लो क्वालिटी के प्लास्टिक जो हम भोजन को स्टोर सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे प्लास्टिक के डब्बे जिसमें भोज्य पदार्थ सुरक्षित रखा जाता है, अगर वो लो क्वालिटी का मतलब लो क्वालिटी का अगर प्लास्टिक होता है तो प्लास्टिक जो होता है वो भोज्य पदार्थ से क्रिया करने, रिएक्शन करने लग जाता है, जिस वजह से कि जो प्लास्टिक में जो रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल होते हैं वो भोज्य पदार्थ में मिल जाता है और भोज्य पदार्थों में केमिकल कंटामिनेशन हो जाता है। और कीट नियंत्रण, पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करने से, जैसे कि हम फल सब्जियों तो लेके आते हैं तो उसे अच्छे से धोते नहीं हैं, सीधा ही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें भी केमिकल कंटामिनेशन होने का चांस रहता है। नेक्स्ट, फिजिकल कंटामिनेशन, भौतिक संदूषण। भौतिक संदूषण में क्या है? भौतिक संदूषण में होता है कि जब हानिकारक पदार्थ दुर्घटनावश भोज्य पदार्थों में मिल जाते हैं तो ऐसे संदूषण को भौतिक संदूषण, फिजिकल कंटामिनेशन कहते हैं। और ये हानिकारक पदार्थ क्या हो सकते हैं? जैसे कि हम भोजन बना रहे हैं तो उस समय हम अपने बालों को नहीं बांधते हैं, बाल उस भोज्य पदार्थों में टूटते दिया, या हमारे नाखून बढ़े हुए हैं, नाखून में गंदगी होती है, नाखून टूटते गिर जाते हैं। तो इस तरह से भोजन में फिजिकल कंटामिनेशन होता है। भोजन संभालते समय हमें क्या करना चाहिए? बालों को अच्छे से बांध लेना चाहिए और भोजन बनाते समय आभूषण आदि नहीं पहनने चाहिए। केमिकल कंटामिनेशन में और केमिकल कंटामिनेशन की बात करें तो केमिकल कंटामिनेशन में टॉक्सिक मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट और सैनिटाइजर्स आदि केमिकल कंटामिनेशन का कारण बनते हैं। फल सब्जी जिसमें कि जो नॉन स्टिक बर्तन या फिर एल्यूमिनियम के बर्तन जो होते हैं उनमें जो रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है उन बर्तनों को बनाने में, तो वो जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो भोज्य पदार्थों से क्रिया करते हैं, जिस वजह से कि केमिकल कंटामिनेशन हो जाता है। और ये हानिकारक जो धातुएं होती हैं उसमें है लेड, कॉपर, ब्रास, जिंक, कैडमियम। हाईली एसिडिक फूड, जिस भोज्य पदार्थों में बहुत ज़्यादा अम्लता होती है, जैसे कि टमाटर हुआ या फिर ये नींबू हुआ, ये भी मेटल धातुओं के साथ में रिएक्शन करते हैं। फिजिकल हो गया। अब बात आती है हु इज एट रिस्क, हायर रिस्क ऑफ फूड कंटामिनेशन, यानी खाद्य संदूषण से सर्वाधिक खतरा किस आयु वर्ग के लोगों को होता है। उसमें पहला आता है 5 साल के बच्चे। 5 साल के बच्चे जो होते हैं, 5 साल से छोटे बच्चे, उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है, जो इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है बहुत ही कमजोर होती है। और जिस दूषित भोज्य पदार्थों के सेवन से अगर बच्चा दूषित भोज्य पदार्थ का सेवन करता है तो उसमें निर्जलीकरण और दस्त जैसी बीमारी हो जाती है। सेकंड आता है गर्भवती महिला। गर्भवती महिला दूसरों की तुलना में ज़्यादा सूक्ष्म जीवों से चपेट आने के ज़्यादा चांसेस उसमें रहते हैं, क्योंकि गर्भवती महिला के पेट में शिशु भी पल रहा होता है
और इस वजह से 10 गुना ज़्यादा वो चपेट में आने के चांसेस रहते हैं संदूषित भोज्य पदार्थ होती है। और नेक्स्ट आता है बुजुर्ग लोग। 65 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग जो होते हैं उनमें खाद्य संदूषण का खतरा अधिक होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली उनकी कमजोर होती है, उनकी जो अंग हैं वो भी कमजोर होते हैं, जिस वजह से वो उन पर भोज्य विषाक्तता का बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग वो लोग हैं जो किसी न किसी बीमारी से हमेशा पीड़ित रहते हैं। उन्हें या फिर वायरल इन्फेक्शन हर समय हुआ रहता है, या फिर उनके मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय बीमारी आदि, मतलब अनेक बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी अंग तो पहले से कमजोर होते हैं, तो अगर उन्हें दूषित भोजन दिया जाए तो वो जो दूषित भोजन दिया जाता है तो वो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होती है, जिसकी वजह से दूषित भोजन के सेवन से वो उसे पचा नहीं पाते और कीटाणुओं से लड़ने की स्थिति में नहीं होते हैं वो लोग, और उन्हें फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है। खाद्य विषाक्तता खतरे को कम करना। किस तरह से हम भोज्य विषाक्तता तो फूड पॉइजनिंग को कम कर सकते हैं? फूड पॉइजनिंग की विषाक्तता को कम करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप जो भी भोज्य पदार्थ का सेवन कर रहे हैं उसी बारे में सावधान रहें। आप अपना भोजन कैसे सुरक्षित रख रहे हैं, भंडारण किस तरह से कर रहे हैं, उसे किस तरह से धो रहे हैं और तैयार कर रहे हैं, ये सभी ध्यान रखें। फल, सब्जियां, कच्चे मांस, पोल्ट्री, मछली और समुद्री भोजन का उपयोग करने से पहले उन्हें अच्छे से धो लें, गर्म पानी से या फिटकरी वाले पानी से सब्जियों को, फलों को धोएं, जिससे कि उसमें जो भी सूक्ष्म जीव या गंदगी जो भी होती, रसायन जो भी होते हैं वो धुल जाए, साफ हो जाए।